एमपी में कांग्रेस की 144 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। एमपी में 96 विधायकों में से 69 को कांग्रेस ने टिकट दिया है। एक बड़ा मौका दिया गया है कांग्रेस की ओर से। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है, वहीं बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्तल चुनाव लड़ेंगे, जो कि टेलीविजन कलाकार है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काटा गया है। गोटेगांव सीट से एनपी प्रजापति का टिकट कटा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ लाखन सिंह पटेल को उतारा गया है। सतना से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को टिकट दिया गया है, जो कि एक बड़े ओबीसी का चेहरा माने जाते हैं। सिंगरौली से पूर्व महापौर रेणु शाह को टिकट दिया गया है। अनूपपुर की बात कर ले, अनूपपुर में मंत्री बिसाहू लाल सिंह के सामने रमेश सिंह को उतारा गया है। वहीं विधायक केपी सिंह को पिछोर की जगह शिवपुरी से टिकट दिया गया है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केपी सिंह लगातार पिछोर से चुनाव जीतते आ रहे हैं, 5 बार के विधायक भी हैं, लेकिन इस बार पिछोर की जगह उन्हें शिवपुरी से टिकट दिया गया है। सिंधिया के धुर विरोधी केपी सिंह माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को उतारा गया है, और संजय शुक्ला भी वहां से वर्तमान विधायक है। देखना होगा कि टक्कर कितनी जोरदार होती है। वहीं पर गुड़ से कांग्रेस ने कुंवर कपिध्वज सिंह को टिकट दिया है। राघवगढ़ और चाचौड़ा की बात की जाए तो यहां से चाचा भतीजे को टिकट मिला है। राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं चाचौड़ा से उनके भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मल्हरा से बात करें, मल्हरा से साध्वी रामसिया भारती को टिकट दिया गया है। मल्हरा उमा भारती का गढ़ माना जाता है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, 144 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई। बीजेपी ने 136 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कई ऐसे नाम कांग्रेस ने इसमें शामिल किए हैं जो पहले से ही अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई सिटिंग एमएलएज हैं, कई पूर्व मंत्री हैं जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का साफ जो लिस्ट जो कांग्रेस की यही दर्शाती है कि कांग्रेस बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा गया और उन्हें ही मौका दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हमेशा से यही कह रही थी कि मौका उन्हें ही दिया जाएगा जो कि जिताऊ होंगे, और ये लिस्ट में साफ तौर पर समझ में भी आ रहा है, दिखने को भी मिल रहा है कि 144 नामों की घोषणा होती है तो उसमें 69 जो है सिटिंग एमएलएज हैं, और ये वो नाम है जो लगातार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से जीतते हुए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की हम बात करें तो लहार उनका विधानसभा क्षेत्र, करीब 30 साल से वो लगातार इस सीट से विधायक बनते हुए आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जबकि कहा जा रहा था कि शायद कमलनाथ जो है इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे मध्य प्रदेश पर अपना ध्यान देना है। तो कमलनाथ को जो है एक बार फिर से छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। जीतू पटवारी को राउत से मौका दिया गया है। राघवगढ़ जो कि कांग्रेस की ही पारंपरिक सीट कहलाती है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री रहे जयवर्धन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं लक्ष्मण सिंह को जो है चचौरा से मौका दिया गया है। महेश्वर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु नजर आ रही है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो कि लगातार जीतते हुए आए थे। जबलपुर पश्चिम से देखिए तरुण भनोट जो कि 2 बार के विधायक रहे हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मौका दिया गया है। तो ये तमाम 69 नाम हम देखें तो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, लगातार सक्रिय रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं न कहीं युवा चेहरे भी हैं। अगर देखा जाए इस ओवरऑल लिस्ट में तो 50 वर्ष से कम उम्र के करीब 65 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ओबीसी के 39 प्रत्याशी है, वहीं एसटी/एससी सीटों पर भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है लगातार जीती हुई आई थी, और कुछ सीटें ऐसे जो कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, वहां पर भी उन नामों को उतारा गया है जो कि जिता सकते हैं, या फिर जो हार जीत का अंतर है वो थोड़ा बहुत जो है कम ज्यादा जरूर देखने को मिल सकता है। दतिया से देखिए, दतिया से जिन्हें उतारा गया है वो पहले बीजेपी में ही थे, पर अब कांग्रेस में अगस्त में शामिल हुए और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के सामने चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं उन नामों को भी जो है यहाँ पर मौका दिया गया है जो कि जीतने की संभावना जिनकी ज्यादा है। और यही कांग्रेस हमेशा से कहती आई थी, जब भी प्रत्याशियों के नाम पर सवाल पूछे जाते थे तो कांग्रेस का 2 जवाब होते थे कि सही समय आने पर लिस्ट जारी की जाएगी और उन्हें ही मौका दिया जाएगा जो जीतने की संभावना को बढ़ा देते हैं, और ये लिस्ट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा हम देखिए सही समय की लगातार बात कर रही थी और नवरात्रि के पहले दिन आज जो है कांग्रेस ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो एक और इसके पीछे अपना फॉर्मूला भी कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि नवरात्रि के दिन 9:09 पर लिस्ट जारी की गई है और 144 जिसका अगर हम जोड़ करें तो 9 ही होता है। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व कार्ड खेलने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट पितृपक्ष में जारी की थी चौथी, तो कांग्रेस हमलावर नजर आई थी, कहते हुए कि अशुभ तिथियों में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, यानी कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होगी। और अब कांग्रेस ने ये दिखाया कि वो कितनी सनातन प्रेमी है। जैसा कि कांग्रेस पर लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि सनातन विरोधी है, सनातन धर्म का अपमान करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी रहती। तो मध्य प्रदेश में पर जो है इस तरह की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। पहले हनुमान के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर राजनीति हुई थी, फिर सनातन धर्म को लेकर के और अब पितृपक्ष को लेकर के भी हमने देखा कि राजनीति हुई। और नवरात्रि में अब कांग्रेस ने जो है अपनी लिस्ट जारी करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो कितना ज्यादा हिंदू मान्यताओं को, परंपराओं को मानती है। तो कहीं ना कहीं जीत के लिए हर एक पैतरा आजमा रही है कांग्रेस जो है, और अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहती। जो जिस तरह से हमने देखा था कि 2018 के चुनाव में भले ही कांग्रेस जीते थी पर वोट प्रतिशत बीजेपी से कम था, वहीं बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई थी, 114 पर आकर के अटक गई थी और फिर उसके बाद सपा बसपा और निर्दलीयों से जो है साझेदारी करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार आई थी। फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो जो गलतियां 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई थी कहीं न कहीं और 2020 के उपचुनाव में, उन्हें कांग्रेस जो है दोहराना नहीं चाहती और पूरे दमखम के साथ ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। और जिस तरह से नाराजगी का, सिर्फ उटव्वल का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है, उसे भी कम करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए उन विधायकों को या चेहरों को ही मौका दिया गया है जिनको लेकर के कहीं कोई संशय ना हो, कहीं कोई नाराजगी ना हो। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस पर जिस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं उन्हें कम करने की कोशिश है और एक बढ़त बनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और नीलम, अगर हम देखें तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस की ओर से सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है, चाहे हम हनुमान जी की बात करें या फिर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने नर्मदा घाट पर आरती उतारी थी, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ही इशारा करता है। और उसी कार्ड को एक बार फिर से कांग्रेस खेलते हुए नजर आई, चूंकि नवरात्र का आज पहला दिन, पावन मौका, और इस पर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की। अगर बुधनी सीट की मैं बात करूं तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मल्हान को मौका दिया गया है। कितना कड़ा मुकाबला यहां पर होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और जहां उनके जो विक्रम मस्तल है, माफ कीजिएगा, विक्रम मस्तल एक टेलीविजन कलाकार है, तो कितना कड़ा मुकाबला यहां पर, और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की क्या हो सकती है विक्रम मस्तल को टिकट देने के पीछे की? जी बिल्कुल। देखिए अगर हम विक्रम मस्ताल की बात करते हैं तो ये अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, करीब कुछ 3 से 4 महीने पहले ही इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद जो है राजनीतिक अपने सफर की शुरुआत की। राजनीतिक अनुभव की हम बात करते हैं तो विक्रम मस्ताल भले ही एक चिर परिचित चेहरा हो, टेलीविजन का चेहरा हो, पर राजनीतिक अनुभव जो है बिल्कुल शून्य है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस की अगर एक रणनीति अगर देखा जाए तो यही समझ में आ रहा है कि पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश जरूर है यहाँ पर। क्योंकि देखिए हमेशा ये जरूर पार्टियों की कोशिश रहती है कि अगर सीएम की सीट पर किसी को उतारना है तो वो भी कोई एक बड़ा चेहरा हो, पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता हो। 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को बुधनी से चुनाव लड़वाया गया था और एक अच्छी खासी टक्कर की जो है उम्मीद कांग्रेस को थी। हालांकि अरुण यादव हारे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जीते और इस बार हम देख रहे हैं कि एकदम एक फ्रेश चेहरा, जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के सामने किसी ऐसे चेहरे को लाकर के कांग्रेस खड़ा कर देगी। तो कहीं न कहीं जो एक हनुमान वाली छवि विक्रम मस्ताल की रही है उसे भुनाने की कोशिश जरूर की गई है। क्योंकि देखिए जब भी सीएम अगर हम बात करें अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं बुधनी में और अपने गांव जैत जाते हैं तो वो ये अक्सर कहते हैं कि वो मां नर्मदा के बेटे हैं और अपनी मान्यताओं से, परंपराओं से कितने ज्यादा जुड़े हैं। वो सरकार नहीं चलाते हैं, वो एक परिवार चलाते हैं और वो पूरा जो गांव है, उनका जो क्षेत्र है,
वहाँ की जनता जो है उनकी भाई बहन है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की अगर देखें तो एक पारिवारिक छवि हमेशा से रही है। और अगर हम विक्रम मस्ताल की बात करें तो हनुमान के जरिए उन्होंने घर घर में पहचान बनाई थी। तो कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश जरूर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई है। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि कांग्रेस इस पॉपुलैरिटी के अलावा और किन मुद्दों को बुझने में जो है लेकर के आती है, क्योंकि अब भी जो है वहाँ की जनता के बीच में सीएम की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई है। लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं तो उनका परिवार या उनका बेटा जो है वहाँ सक्रिय रहता है। कई काम वहाँ पर लगातार किए जाते रहे हैं। तो और कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं विक्रम मस्ताल के चेहरे के अलावा जो कि कांग्रेस को मददगार साबित होंगे, और कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि एक नए चेहरे को, एक फ्रेश चेहरे को मुख्यमंत्री जैसे चेहरे के सामने उतारना। जी बिल्कुल। और नीलम, यहाँ पर गोटेगांव सीट की बात करना चाहूंगी मैं, जहां पर एनपी प्रजापति का टिकट कटा है, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। टिकट कटने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एनपी प्रजापति कमलनाथ के बेहद करीबी बताए जाते हैं, काफी अच्छे संबंध है कमलनाथ से, और जो भी प्रमुख फैसले कांग्रेस में लिए जाते हैं एनपी प्रजापति उनका हिस्सा भी होते हैं। तो उनकी जगह पर किन्हें मौका दिया गया और वो कितने प्रबल दावेदार होंगे? जी बिल्कुल, देखिए एनपी प्रजापति का टिकट यहाँ पर जो है जरूर काटा गया है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें कि किस वजह से काटा गया है, तो देखिए एनपी प्रजापति बड़ा चेहरा कांग्रेस के रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष थे एनपी प्रजापति, और पर अब भी एकाएक हमने ये भी देखा कि उनका टिकट काटा गया है। तो देखिए कुछ एक ऐसी चीजें जो लिस्ट में हमने देखा कि कम उम्र के चेहरों को जो है जगह दी गई, तो एनपी प्रजापति का हो सकता है कि एक उम्र वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम ना कर रहा हो और उसकी वजह से उन्हें टिकट ना दिया गया हो। और इसके साथ ही उस क्षेत्र की जो सर्वे रिपोर्ट रही होगी उसके आधार पर ही उनका टिकट काटा गया है। क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि जो भी सर्वे में नाम आएगा उसे ही मौका दिया जाएगा, चाहे वो नया चेहरा हो चाहे पुराना चेहरा हो, पार्टी में आया हुआ अभी का कोई नेता हो या पार्टी में बरसों से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता या नेता हो। तो जब भी प्रत्याशियों के नाम की बात की जाती थी तो वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या कांग्रेस के और कोई नेता हो, वो एक बात जरूर कहते थे कि जो नाम सर्वे रिपोर्ट में बेहतर आए होंगे उन्हें ही मौका दिया जाएगा। और कहीं न कहीं गोटेगांव सीट की हम बात करते हैं तो एनपी प्रजापति को लेकर के जनता के बीच में थोड़ा बहुत जो है नाराजगी जरूर देखने को मिल रही थी। क्योंकि देखिए विधायक जो होता है वो सीधे अपनी क्षेत्र की जनता से जुड़ा होता है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे मुश्किल चुनाव जो होते हैं वो क्षेत्रीय स्तर के ही होते हैं। नगर निगम में पार्षद के चुनाव बेहद कठिन होता है, और उसके बाद माना जाता है कि विधायक का, क्योंकि विधायकों से जनता को काफी ज्यादा उम्मीद होती है अपने क्षेत्र के विकास की। तो कहीं न कहीं एक ये मुद्दा था जिसको लेकर के एनपी प्रजापति से नाराजगी दिखाई दे रही थी, और ये बात पार्टी आला कमान को भी पता थी, और यही एक बड़ी वजह अभी हो सकती है कि उनका जो है टिकट यहाँ पर काटा गया। हालांकि अभी सिर्फ 144 नामों की घोषणा हुई है, कई सीटें अब भी बची है, करीब 86 सीटों पर नाम की घोषणा होना अब भी बाकी। तो हो सकता है कि उनका अभी फिलहाल नाम ना आया, हो सकता है उनकी सीट बदली जाए। जब तक 230 नामों पर घोषणा पूरी नहीं हो जाती कहा नहीं जा सकता कि किसका टिकट जो है बदल सकता है या काटा जा सकता है। तो ये आगे देखने वाली जरूर बात होगी कि अब जब और भी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती है तो किन्हें और क्या मौका दिया जा सकता है। क्योंकि अब तक देखिए वर्तमान में बीजेपी माफ करिए कांग्रेस के करीब 95 विधायक हैं, उनमें से 69 को उतार दिया गया है जिनके नामों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, या जिन सीटों पर अब तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस पर भी ये देखना होगा कि कांग्रेस और कितना समय जो है लेने वाली है, क्योंकि अब बेहद कम समय बचा है, लगभग 1 महीने का समय। आज 15 अक्टूबर हो गया है और 17 नवम्बर को मतदान मध्य प्रदेश में होना है। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने का समय है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले करीब 7-8 दिन में कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी। तो ये जरूर देखना होगा कि जिन वरिष्ठों के नाम यहाँ पर काटे गए हैं क्या उन्हें दोबारा किसी और सीट से मौका दिया जा रहा है या नहीं, या वाकई में कांग्रेस जो कह रही थी कि हम युवा चेहरों को मौका देंगे, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर काम करेंगे, इसी बात पर जो है कांग्रेस स्टिक है। जी
बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से कांग्रेस की सूची जारी हुई, जाहिर तौर पर कांग्रेस ने सभी समीकरणों को यहां पर साधने की कोशिश की है, चाहे हम जातीय समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या फिर पारिवारिक समीकरण की बात करें, सभी चीजों को साधते हुए कांग्रेस ने ये पहली सूची जारी की है। और कमोबेश ये सूची यही दर्शाती है कि कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस बार। कांग्रेस बिल्कुल शाम दाम दंड भेद लगाकर चुनाव जीतने के मोड में है, और जो सूची है वो भी यही दर्शाती है। यहां पर ओबीसी पर अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के 39 प्रत्याशियों के नाम इस सूची में सामने रखे गए हैं। ओबीसी पर कांग्रेस का भी फोकस है, बीजेपी का भी फोकस है, यानी कि दोनों ही पार्टियां ये जानती हैं कि अगर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखनी है तो ओबीसी को साधना बेहद महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए बार बार ओबीसी को साधने की कोशिश तमाम दलों की ओर से की जाती है। हमने इसके पहले भी देखा था किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल करने की बात कही गई थी प्रियंका गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से मुखरता से ये बात रखी गई थी। इसके अलावा जातीय जनगणना की भी बात कही जा रही कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां पर जातीय जनगणना भी कराएंगे। तो यानी कि ओबीसी को साधते हुए यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ओबीसी को साधने की कोशिश करना पार्टी की तरफ से लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश का राजनीतिक समीकरण देखें तो सबसे बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की, और ये बात जो है दोनों ही बड़ी पार्टियां बखूबी जानती है कि अगर ओबीसी वोटर्स नाराज होगा तो सत्ता की चाबी जो है उनके हाथ से दूर छिटक जाएगी। और यही बड़ी वजह भी है कि जब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की तो उसमें 39 जो है ओबीसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, यानी कि ओबीसी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा कि ओबीसी वर्गों को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। संदेश यही देना चाह रही थी बीजेपी कि ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और लगातार मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बने रहे, सीएम रहे हैं, ओबीसी वर्ग से रहे हैं। तो एक जब बड़ा वोट बैंक आपके प्रदेश में होता है, उस वर्ग को जो है साधना हर एक पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है। देखिए बीते हम 1.5 साल से ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में एसटी एससी की राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि 2018 के चुनाव में इस वर्ग से कांग्रेस को काफी फायदा मिला था, तो वहीं बीजेपी को इस वर्ग ने काफी ज्यादा झटका दिया था और सत्ता जो है उसके हाथ से चली गई थी। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, जो राजनीति है वो एसटी एससी से शिफ्ट होकर कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग पर आई। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश दौरे पर आए तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, खास तौर पर ये देखने के लिए कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा वर्ग कितना है, ताकि इस वर्ग को जो है अपने हक मिले। जब कमलनाथ सरकार थी तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया था, 14% से उसे बढ़ाकर 27% तक कर गया था। हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लगातार उस पर जो है सुनवाई की जा रही है, पर ये कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने की कोशिश थी जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और इस लिस्ट में भी हमने देखा कि 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है जो बिल्कुल नीलम, और जाहिर तौर पर जो कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है उसमें तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। ओबीसी हो या फिर अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, तमाम चीजों को यहाँ पर साधते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। देखना होगा कि अब इस सूची के बाद जो दूसरी सूची आती है उसमें किस तरीके के समीकरण